हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारी व्यवस्था सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम थ्योरी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले हमने लोक प्रशासन के 6 उपागम या 6 सिद्धांतों के बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर ली है। ये 7वां सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत है। बात करें इसकी, तो व्यवस्था सिद्धांत क्या है? एक अंतःविशेष क्षेत्र है। क्या? अंतःविषय क्षेत्र है, जो क्या करता है? जटिल प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित है। चाहे वे जैविक हो, सामाजिक या फिर तकनीकी। तो ये क्या करता है? जो जटिल प्रणालियां होती है, इनके अध्ययन से संबंधित है। यह क्या एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इसका अध्ययन क्या करता है? एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमारे व्यक्तिगत घटकों की बजाय पूरी प्रणाली और उनके जो अंतर संबंध होते हैं, उन पे केंद्रित होता है। बात करें इसकी उत्पत्ति की और विकास की, तो इस अवधारणा की शुरुआत मूल रूप से हमारे जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्टलफी इनके द्वारा 1920 में दी गई थी। बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने का कार्य हर्बर्ट ए साइमन और चेस्टर बर्नार्ड जैसे जो विद्वान थे, इन्होंने दिया था। किन्होंने? हर्बर्ट ए साइमन और चेस्टर बर्नार्ड जैसे जो विद्वान थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बात करें इसकी अवधारणा की बात करें, तो पारंपरिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोणों से भिन्न व्यवस्था उपागम क्या है? व्यवस्था को केंद्रीय एक तत्व मानता है। ये क्या करता है? व्यवस्था को केंद्रीय तत्व मानता है। पारंपरिक जो हमारे शास्त्रीय उपागम है और व्यवहारवादी उपागम है, उनकी बजाय ये क्या मानता है? केंद्रीय तत्व किसको मानता है? व्यवस्था को। और अपने अध्ययन का दायरा उसके आसपास ही रखता है, मतलब इसके इर्द गिर्द ही बनाता है। यह क्या प्रशासनिक संगठन को विभिन्न अंगों मतलब उपव्यवस्थाओं की एक समग्र व्यवस्था के रूप में देखता है। यह संगठन के बाह्य वातावरण पर विशेष रूप से बल देता है, और यह मानते हुए कि संगठन इससे प्रभावित होता है और उससे प्रभावित भी करता है। तो दोनों ही चीजें, प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है। बात करें व्यवस्थाओं के प्रकार की, तो व्यवस्थाएं क्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो तुम्हारी बंद व्यवस्था और एक होती है हमारी खुली व्यवस्था। बंद व्यवस्था की बात करें तो ऐसी व्यवस्थाएं जो अपने बाह्य वातावरण से कोई भी अंतक्रिया नहीं करती है। ऐसी व्यवस्थाएं जो क्या करती है? बाह्य वातावरण से कोई भी अंतक्रिया नहीं करती। वे क्या करते हैं? अपने आंतरिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करती रहती है। जो उनके आंतरिक नियमों और प्रक्रियाएं होती है, उनके अनुसार कार्य करती रहती है। जैसे कि हमारे भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए नियंत्रित प्रयोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बाह्य वातावरण से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, बल्कि जो उनके नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अनुसार कार्य करते रहते हैं। दूसरी व्यवस्था होती है हमारी खुली व्यवस्था। खुली व्यवस्था की बात करें, जिसे ओपन सिस्टम कहते हैं, तो ये वो व्यवस्था होती है जिनका अस्तित्व बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। बात करें तो निश्चित रूप से बाह्य वातावरण से लगातार अंतक्रिया करती रहती है, इनपुट प्राप्त करती रहती है और आउटपुट देती रहती है। अधिकांश जितने भी सामाजिक और प्रशासनिक संगठन होते हैं, एक प्रकार की खुली व्यवस्था ही होती है। अब हम देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत की विभिन्न विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या आती है? प्रत्येक व्यवस्था कई उप व्यवस्थाओं में विभक्त होती है। एक बड़ी व्यवस्था क्या है? कई छोटी और परस्पर संबंधित उप व्यवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। दूसरी विशेषता आती है प्रशासनिक प्रणालियों में विभिन्न व्यवस्थाएं होती है। तो सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार की उप व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमारी विभागीय संरचनाएं और अनौपचारिक समूह, ये क्या होती है? उप व्यवस्थाएं होती है। तीसरी विशेषता आती है प्रत्येक उपव्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने में सहायता करती है। मतलब जितने भी उपव्यवस्थाएं हैं, तो सारी सारी उपव्यवस्थाएं मिलके एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। बात करें अगली विशेषता की, प्रत्येक उपव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होती है। उपव्यवस्थाएं स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि एक का कार्य दूसरे के कार्य पर निर्भर करता है, और एक के बिना दूसरे का कार्य संचालन करना संभव नहीं है। अगली विशेषता आती है व्यवस्था तथा परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवस्था मत और परिवेश की बात करें, तो जो बाह्य वातावरण है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो व्यवस्था अपने वातावरण से इनपुट लेती है और आउटपुट देती है, जिससे क्या दोनों के बीच में गतिशील संबंध बनता है। प्रत्येक व्यवस्था का एक विशेष उद्देश्य होता है। व्यवस्था के सभी अंगों के मध्य क्या एक विशिष्ट जो कार्यात्मक विभाजन होता है, जो उसके समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जो क्या करता है? उसके समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। बात करें अगली विशेषता की, तो किसी खुली व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। खुली व्यवस्था को कई बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। खुली व्यवस्था को क्या है? कई बाह्य कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होती है? जैसे भौगोलिक व्यवस्था प्रभावित करती है, जैसे जलवायु और क्षेत्र। आर्थिक व्यवस्था की बात करें, जैसे हमारा जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर है, नोटबंदी है, ये प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक व्यवस्था की बात करें, जैसे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, जनांकिकी, प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि हमारे कानून और नियम, राजनीतिक व्यवस्था मतलब सरकार की नीतियाँ, राजनीतिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी व्यवस्था जैसे हमारे तकनीकी नवाचार। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, देखिए हमने, जो क्या है एक खुली व्यवस्था को प्रभावित करती है।
बात करें हमारे प्रत्येक व्यवस्था कैसी होती है? गतिशील होती है। प्रत्येक व्यवस्था परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करती रहती है, यानी यह अनुकूलनशील और सीखने वाली होती है, प्रत्येक व्यवस्था। तो ये हमने व्यवस्था सिद्धांत की कुछ विशेषताएँ देख ली। अब हम देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत का महत्व। पहला महत्व देखें तो पारस्परिक निर्भरता को समझने में सहायक है। ये उपागम ये क्या है? व्यवस्था, उसके पर्यावरण और उसके जो आपसी व्यवहार या अंतर्निर्भरता है, इसको समझने में सहायक है। तो पूर्वाग्रहों से मुक्त, तो यह क्या है? संगठन के प्रत्येक अंग को व्यापक रूप से महत्व देता है। ये क्या करता है? यह संगठन के प्रत्येक अंग को व्यापक रूप से महत्व देता है, जिससे हमारे पूर्वाग्रहों की संभावना कम हो जाती है। फिर पारस्परिक संबंधों पे जोर, तो ये उपागम क्या है? व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों और उनके मध्य जो अंतर्निर्भरता है, इसको महत्व देता है, जिससे एक समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है। जिससे क्या होता है? एक समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है। अगले महत्व की बात करें तो संगठन की गतिशीलता में इससे वृद्धि होती है। तो ये उपागम क्या करता है? संगठन को समय के साथ सुधार करने और परिवर्तनों के अनुकूल होने में मदद करता है। बात करें प्रशासनिक दृष्टि से क्या लाभ है? पहला, कार्मिक प्रशासन में तालमेल। तो भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, कार्य निष्पादन जैसे जो कार्य निष्पादन मूल्यांकन जैसे क्षेत्र हैं, उनमें उचित तालमेल बैठाने में यह उपागम बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क को बढ़ावा देना, तो प्रशासन में टीम वर्क क्या है? टीम वर्क दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन में इससे क्या होता है? टीम वर्क दृष्टिकोण है, इसको बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि सभी उपव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती है। जितनी भी उपव्यवस्था होती है, सब क्या है? एक साथ मिलकर काम करती है। तो प्रशासनिक सुधार की बात करें तो प्रशासनिक सुधारों के लिए व्यवस्था उपागम सर्वथा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तन और अनुकूलनशीलता दोनों पे जोर देता है। ये परिवर्तनों पे और साथ ही साथ क्या अनुकूलनशीलता पर जोर देता है। अब हम देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं के बारे में। पहली आलोचना आती है संबंधों की गहराई बताने में असमर्थ है। तो ये उपागम क्या करता है? उपव्यवस्थाओं के मध्य संबंध को तो बताता है, लेकिन उन संबंधों की जो गहराई है, क्यों, कैसे, ये बताने में हमेशा असमर्थ रहता है। बात करें हमारे उपव्यवस्थाओं की खोजना कठिन। किसी जटिल व्यवस्था में बहुत या विभिन्न उपव्यवस्थाओं को खोजना और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना बहुत ही कठिन काम है। इतना कोई भी नहीं कर पाता। ये कारणात्मक व्याख्या में असफलता, तो लोक प्रशासन और पर्यावरण के प्रभावों की स्पष्ट कारणात्मक व्याख्या करने में यह उपागम कई बार असफल हो चुका है। यह सहसंबंध तो दर्शाता है, लेकिन कार्य कारण जो संबंध है उसको पूरी तरह से कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाता। फिर अत्यधिक अमूर्तता, तो कुछ आलोचक तो क्या करते हैं? इसे अत्यधिक अमूर्त और सामान्य बताते हैं कि इतनी को बहुत बड़ी सिद्धांत नहीं है ये, एक अमूर्त और सामान्य सा सिद्धांत है, जिससे इसे विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं पर लागू करना मुश्किल हो जाता है। अगली हमारी महत्व की बात करें तो संघर्ष और शक्ति गतिशीलता की उपेक्षा। यह अक्सर क्या है? व्यवस्था की स्थिरता और संतुलन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और संगठनों के भीतर संघर्ष, शक्ति गतिशीलता और व्यक्तिगत हितों के कारकों की उपेक्षा कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा ये वाला आज के लेक्चर के अंदर जो व्यवस्था उपागम है, इसकी आलोचनाएं, विशेषताएं, महत्व, परिभाषा, इन सब के बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।